हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल इजी विद सुभाष सर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के मैथ ऑब्जेक्टिव कुछ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी मॉडल सेट जारी हुआ है, उसमें सेट 1। तो देख लीजिए आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन है ये सब। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो केवल ये वाला होगा ना, जो ऑप्शन डी। इस सब में गुना करेंगे ना तो 156 आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो इसमें क्या होता है। इसमें होता है कि जो आर जो होता है ना, हमेशा बी से छोटा होता है, और जीरो के बराबर या जीरो जो होता है बराबर होता है या छोटा होता है आर से। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा, ये वाला। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7√5 कैसी है। तो भाई अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। तो बी आपका जो है सही है। 4 नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य गुणनफल गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है तो वो अद्वितीय होता है। इसको रट जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, यहाँ साइड में दिया हुआ। तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें x कितनी जगह पे कटा हुआ है। तो वही हो गया पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो ये 3 जगह पे कटा हुआ है, देख लीजिए, 1 2 3 जगह पे कटा हुआ है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। तो इसको अगर बनाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइन इक्वल टू 15 ऐसे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू √15। तो ये हमेशा प्लस माइनस में रहता है। तो एक प्लस √15 और एक माइनस √15, ये 2 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी जो सही होगा। 7 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हम लोग पता है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू है क्या है इसमें 2 और a का वैल्यू 1। तो 2/1 2 होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी जो सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 2 समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है, ये क्लियर किया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो बराबर जब नहीं होते हैं ना तो अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। और x को y को जोड़ते हैं तो 14 और x में से y को घटाएंगे तो 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमको सही दिख रहा है, ये वाला। तो ये सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग असंगत है। 10 नंबर में पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी। जब असंगत होता है ना तो समांतर होती है। जब ग्राफ बनाएंगे असंगत समीकरण को तो समांतर रेखाएं होती है। तो ऑप्शन ये सही है। निम्न से कौन द्विघात समीकरण है। तो इस सबको बनाइएगा तो केवल ऑप्शन सी जो होगा वो द्विघात में आएगा, क्योंकि इसी में सबसे बड़ा पावर 2 मिलेगा, बाकी में सब में कट जाएगा, सब में 1 ही मिलेगा, यानी कि वो रैखिक होगा। लेकिन सी में द्विघात हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर 2 रहता है तो द्विघात होता है। तो द्विघात समीकरण ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक और असमान या भिन्न हो तो कब होता है। मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी बड़ा होता है 0 से। तो ऑप्शन सी आपका सही है।
13 नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविक्तर डी क्या, उसका फार्मूला पूछ रहा है, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर यही पूछता है, हिंदी में पूछ देता है, तो विविक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 14 नंबर यदि विविक्तर डी छोटा है 0 से तो इनमें से कौन होगा, तो जब डी छोटा होता है तो वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, वास्तविक कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें हम डी को मार देंगे टिक। निम्न में कौन एपी है, एपी इसमें 1 2 3 4 सब में 4 4 पद दिए हैं, तो हमारा 3 ठो डी निकलेगा। अगर तीनों डी बराबर आ गया ना तो हमारा वो एपी होगा। तो डी कैसे निकाला जाता है, बाद वाला पद में से पहले वाला पद। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। घटाएंगे ना तो इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो 3 डी निकलेगा, तीनों डी इक्वल होगा। 2 आएगा, -2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है बी, 15 का 20 सही होगा। 16 नंबर में देखते हैं, एपी दिया हुआ कह रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर, यानी ए और डी पूछ रहा है, तो ए तो जो शुरू वाला पद है 3/2 वही होगा, और बाद वाला पद जो दूसरा पद है 1/2 और पहला पद है 3/2, तो इसमें से 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे तो होगा -1, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कह रहा है कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज होंगे, तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुण, पहले इसमें हम एपी बना लेंगे। तो इसमें हमारा एपी क्या बनेगा, पहला पद 12 हो गया, दूसरा 16 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और सबसे अंतिम होगा 248, तो एक एपी बना। अब इसमें हमारा कह रहा है कि 4 के कितने गुणज होंगे, यानी कि एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 62 आएगा, तो 62 हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला। 18 आकृति दिया हुआ है जो कि डीई पैरेलल है बीसी का, और एडी दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है, एई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा इसमें इक्वेशन क्या बनता है कि एडी बाई बीडी एक तरफ है, यानी कि इस साइड के जो होगा वो बाई में लिखेंगे, तो हमारा 3/1.5 हो गया, और इधर हो गया ए बाई 1, तो इधर कटाएंगे ना तो आएगा 2, और इधर ए, तो ए का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 कहाँ लिखा हुआ है, सी में, तो ऑप्शन सी जो आपका है वो सही है। ए बी सी 19 नंबर क्वेश्चन में, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो उसका फिगर ऐसे मान लो कि हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, चलो एक समबाहु त्रिभुज इसको बना दिए, और यहाँ ठीक बीचों बीच डी है, तो ए बी सी, तो जो डी है वो बीच में है, तो बी डी की जो यहाँ से अब एक हम समबाहु त्रिभुज बना दिए, यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका कुछ भी नाम दे देंगे। तो ये जो भी त्रिभुज बनेगा ना, तो इस त्रिभुज की जो भुजा है ये वाली, इसका आधा होगा ये, तो जो भी इसका क्षेत्रफल बनेगा, तो कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और फार्मूला होता है, तो एक का √3/4 और √3/4 ये कट गया, और इसमें भी लिखेंगे भुजा स्क्वायर, तो ये कट गया, हमारा बच गया क्या, भुजा स्क्वायर बाई भुजा बचते, इसका भुजा मान लेंगे कि एक्स है, तो इसके एक्स पे स्क्वायर होगा, लेकिन इसका भुजा जो है x/2 हो, क्योंकि आधा होगा तो स्क्वायर होगा, तो जब इसको हम स्क्वायर करके और अंक बदलेंगे ना, तो ये आ जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो 4:1 कहाँ लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन सही है सी। 20 में त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी स्क्वायर ए बी बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में, तो कौन सा कोण 90 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है ए सी, तो ए सी के सामने का कोण कौन सा होगा, कोण बी।
तो इसमें कौन बी आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। 21 नंबर कह रहा है कि P जो है एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा ना तो इसी का स्क्वायर कर देना है, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये वाला, तो ये आपका सही होगा। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, विभाजन बिंदु जो है मान लीजिए कि एक लाइन हम खींच दिए और इसका विभाजन बिंदु ये ठीक बीच में है, तो जब बीच में है तो दोनों का अनुपात सेम होगा, तो अनुपात सेम कहाँ लिखा हुआ है इसमें, यानी कि ये वाला सी जो ऑप्शन सही है। 23 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1 पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 पे स्क्वायर और 1 प्लस 1 पे स्क्वायर, तो इसका बनेगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 और 0/2, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 कहाँ लिखा हुआ है, 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। 24 नंबर पूछ रहा है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फटाक से एक पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन ये अपोजिट होना चाहिए और ये दोनों का प्लस जो है 90 डिग्री होना चाहिए तब, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ना वो सही है, एक ही आएगा। और यही माइनस में रहता है ना तो 0 आता है, बाई में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0, लेकिन अपोजिट होना चाहिए, दोनों साइन साइन नहीं होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक ऐसे होना चाहिए। 25 नंबर यदि टैन ए बराबर 4/3 तो साइन ए का वैल्यू, तो टैन बराबर होता क्या है, टैन बराबर होता है लंब बाई आधार, तो लंब बाई आधार हमको पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर निकलेगा क्या, लंब का स्क्वायर यानी लंब का 4 पे स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस में 9 ये हो गया 25 और इसका हो गया 5, तो हमारा कर्ण क्या आ गया 5, तो साइन बराबर हो लंब बाई कर्ण, तो लंब हमको पता है 4 है और कर्ण हमारा 5, तो 4/5, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका एक जब भी बनता है तो राइट एंगल में ही बनता है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 और ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ये, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला निकालना है, तो ये वाला पार्ट जो निकालना है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब आधार किस में होता है, टैन में होता है, टैन 60 डिग्री बराबर लिखेंगे कि टैन 60 डिग्री बराबर लंब का हम एच मान लिए यानी जो निकालना है और ये 30, तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर h/30। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 30√3, तो 30√3 कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन बी में, ये वाला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 27 PQR में जिसका Q समकोण है PQ बराबर 3 और PR बराबर 6, तो कोण, तो इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे, कोण QPR का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें भी समकोण बना लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये Q है तो ये P होगा, ये R होगा, इसका वैल्यू दिया है 3, इसका वैल्यू दिया है 6 और पूछ रहा है इस कोण का वैल्यू, तो यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो आधार कर्ण किस थीटा में होता है, वो होता है आधार और कर्ण कॉस में होता है, तो लिखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू आधार और कर्ण, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसमें 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री कहाँ दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा होगा,
यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं होती हैं? तो ये वृत्त हो गया, इसमें ऐसे खींच सकते हैं या इसमें ऐसे खींचेंगे तो 2 ही समांतर रेखाएं होती है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनता है? 2, यानी कि बी। 29 नंबर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो इसका भी एक फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, सेंटर से ऐसा है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो मान लीजिए कि कहाँ है कि एक बिंदु Q से, ये है Q और ये है, मान लीजिए कि हम A मान लिए, इसको O मान लिए। दिया क्या है इसमें? इसकी लंबाई दे दिया है 24, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और इसका 25। तो इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से 90 डिग्री में चलेंगे ना, तो हमको क्या पता है? लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या किया जाएगा? आधार निकालने के लिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और माइनस में 24 का स्क्वायर। तो जब हम 25 का हो गया 625 माइनस में 576, तो इसका आएगा 49 का जब हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 कहाँ है इसमें? ऑप्शन ए। 30 नंबर, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री की ओर झुकी है तो POA। अब इसमें भी फिगर पहले बना लीजिए, कह क्या रहा है? 2 स्पर्श रेखा है, तो एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, सॉरी स्पर्श रेखा है तो वृत्त को टच करेगी वो। अच्छा से देख लीजिए इसको, ये है स्पर्श रेखा। तो यहाँ का कोण दिया हुआ है, सही से नहीं खींच पा रहे हैं। यहाँ का कोण दिया हुआ है कितना? 80 डिग्री और यहाँ का पूछ रहा है, तो इसमें का भी आधा पूछ रहा है। तो जब ये होता है टोटल जो कोण होता है ना यहाँ का और यहाँ का, दोनों मिलके 180 होता है। तो 180 में से हम 80 को घटा देंगे तो आ जाएगा 100 और 100 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो इसका 50 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 31, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको जानते हैं, θ/360 गुना πr²। तो ये वाले फार्मूला पे जब रखेंगे ना, तो थीटा ये 60 है, 6 का 36 यानी कि 1/6 यहाँ आ गया, 22/7 गुना r का वैल्यू इसमें 6 गुना 6, ये 6 कट गया, 22 से 6 में गुना होते 132/7। 132/7 कहीं लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर में पूछ रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, थीटा का मान जो है P है, तो वही त्रिज्यखंड वाली फार्मूला है, θ/360 गुना πr²। तो थीटा का मान P है, ये 360 हो गया और गुना में πr² है। तो इसमें P/360 तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसे 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया है। तो ये इसका ऑप्शन बनेगा P/720 गुना में 2πr²। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको? डी में।
आर का मान बड़ा आर है ये वाला। तो ऑप्शन डी सही होगा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या हमको पता है और इसका क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल के और प्लस करेंगे और तो बड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम कॉमन कर दे रहे हैं, 8 पे स्क्वायर और प्लस में 6 पे स्क्वायर, और इधर भी हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। पाई पाई इधर का कट गया, ये आपका हो गया 64 प्लस में 36 बराबर में आर स्क्वायर। इधर का आर स्क्वायर रूट में आएगा, 100 हो गया। आर का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 कहाँ लिखा हुआ है, वही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इस कमरे का विकर्ण जो होगा ना, उसी में हम लोग लंबा बांस रख सकते हैं तिरछा करके, यानी कि विकर्ण पूछ रहा है। तो ये घनाभ है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है। तो एल का वैल्यू है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई है इसमें 144 प्लस में 81 प्लस में 64, सबको प्लस कर देंगे तो 4 1 5 4 9 और 8 6 14 4 18 और 1 1 2 ये आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। तो 17 कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये वाला। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर, 7 सेमी त्रिज्या तथा 5 सेमी ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया, हाँ लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है फॉर्मूला। 22/7 गुना आर का वैल्यू लिखा लेंगे, इसमें लिखेंगे 7 गुना 7 गुना एच का वैल्यू 5, ये कट गया और सब में गुना कर देंगे तो 35 5 दूनी 10 770 आएगा ये। तो आंसर बी जो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। 36 क्रमशः 6 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया जाता है। तो बड़ा गोले की त्रिज्या क्या होगी। सेम वही कहानी है कि इसमें तीनों गोलों का आयतन निकाल के प्लस कर देंगे तो बड़ा गोला का आयतन आ जाएगा। तो तीनों का आयतन का फॉर्मूला होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो इस पे जब हम 4/3 तो सब में होगा, पाई सब में होगा, तो 4/3 कॉमन ले लिए हम, 4/3 पाई कॉमन ले लिए। इसमें आर क्यूब 6 पे क्यूब प्लस में 8 पे क्यूब प्लस में 10 पे क्यूब, और इधर बराबर में लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी लिखेंगे। तो इधर वाला और इधर वाला कट गया, हमारा इधर बच गया 6 का 36 2 16 और ये हो गया 512 और ये हो गया 1000। इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 और 5 2 7 और एक 1728 आया, और इधर में आर क्यूब। अब इसका घनमूल जब निकालेंगे ना इसका, तो जब घनमूल निकालेंगे तो आएगा 12।
इसका घनमूल जब निकालेंगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। यदि माध्य 60 है, माध्य का 50 है तो बहुलक क्या होता है? इसका एक फार्मूला आता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप के आएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य। तो इस पे माध्यक में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 50 या 150 और 6 दूनी 12 120। 150 में से 20 घट गया, 120 घट गया तो कितना बचा? 30। तो ऑप्शन जो है वो आपका 20 सही है। 38 किस प्रकार का तोरण है? ये ऊपर से नीचे आ रहा है, अधिक प्रकार का। तो अधिक प्रकार कहाँ लिखा है? बी में। नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ से शुरू होकर यहीं से जाएगा ना, तो वो कम प्रकार का होता है। ऊपर से यहीं से आएगा तो वो अधिक प्रकार का होता है। तो ये अधिक प्रकार का तोरण है। तो इस 39 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती? किसी घटना की परिक्ता जो होती है वो माइनस में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो है फटाक से आंसर हो जाएगा वो। कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमी टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की परिक्ता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की परिक्ता क्या है? तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.62, तो कितना आ जाएगा? 3.8, सॉरी, इसका आएगा 0.38, ये आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए मॉडल सेट 2 भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें से किसको गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। फर्स्ट में देख रहे 5 15 8 120, फर्स्ट वाला ही है। 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 26 और 91 का HCF 26 से इसमें भाग दीजिए, यानी कौन से पहाड़ा में दोनों आते हैं? 13 दूनी 13 7 91, 13 हो गया। 13 इसमें 13 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो HCF यही हो गया। कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन, 3 प्लस में 2√5 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है भाई, इसमें अपरिमेय लगा हुआ है, अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार A = BQ + R में, तो B क्या है? B होता है भाजक। भाजक जो है वो B होता है। 5 नंबर में कह रहा है कि y बराबर px ग्राफ दिया हुआ है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? अब x का लाइन कई जगह पे 1 2 3 4 जगह पे कटा हुआ है, तो 4 आंसर हो जाएगा। सी आपका सही आंसर होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, तो इसका राइट आंसर होगा -b/a। कहाँ लिखा हुआ है? सी में, यहाँ पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 ही होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। रैखिक का पूछेगा तो 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। तो द्विघात का पूछ रहा है तो ऑप्शन बी को मार दीजिए टिक। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2 समीकरण, अब कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, इसमें ये वाला दे दिया है कि A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। तो ये होता है असंगत होता है। तो असंगत में कब होता है? जब कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तब होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। समीकरण 2 ठो दिया हुआ है, देख लीजिए। अब कह रहा है कि हल होंगे, तो इसका हम वही करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 निकाल लेंगे, और बराबर C1/C2, सॉरी C1/C2। अब देखेंगे इसमें रख के कि कौन कौन बराबर है। इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1/5, इसमें रखेंगे तो 2/5,
सॉरी 1/2 होगा ना, 1/2 और इसमें होगा 2/2। तो ये फर्स्ट दोनों ही हमको ये दोनों ही बराबर नहीं मिल रहा है। तो जब ये दोनों बराबर ना हो तो तीसरा से हमको मतलब ही नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, एक हल होगा, यानी ऑप्शन सी। कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है और अनगिनत हल हैं तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फार्मूला हमारा यूज होगा। अनगिनत हल कब होते हैं, अनगिनत हल जब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों जब बराबर होते हैं तो अनगिनत हल होते हैं। तो हम यही दो ठो लेके चलेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और इस पर मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/5 और बराबर में 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू 10 आएगा। तो 10 कहाँ है इसमें, तो टिक कर लेंगे। 10 कहीं दिख रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन बी आपका सही है। कह रहा है 11 नंबर, निम्न से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, सबको हमको गुना करके देखना पड़ेगा। तो इसमें भी द्विघात हो जाएगा, फर्स्ट वाले में ये द्विघात हो जाएगा, ये भी इसमें स्क्वायर होगा और इसमें भी स्क्वायर होगा। तो ये घटेगा तो एक तो बच ही जाएगा। तो ये भी होगा, इसमें 2x ये भी होगा और इसमें क्या है ये पूरा क्वेश्चन, इसमें हम देख ले रहे हैं, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर होता है 0 का। तो ऑप्शन ये सही है। 13 नंबर, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। तो जब भी विविक्तर पूछेगा ना, तभी सेट 1 में आप लोगों ने किया है ऐसा क्वेश्चन, b² - 4ac। फार्मूला यही रहेगा, b का वैल्यू है 5 पे स्क्वायर कर देंगे, -5 पे स्क्वायर -4 गुना 1 का मान 3 गुना 2, तो ये हो गया 25 और 4 12 दूनी 24 = 1। 1 कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात सूत्र है। द्विघाती सूत्र यही है, फार्मूला इसका बनता है -b + -√d/2a। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में। तो 14 का ये सही है। 15 में AP दिया हुआ है, क्रमशः प्रथम पद और सारवंतर D क्या होगा। A और D बोल रहा है, तो इसका A का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा और D का वैल्यू 1 में से 3 को घटा देंगे तो होगा -2। तो 3 और -2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। AP दिया हुआ है, 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में 10D। तो A का वैल्यू दिया हुआ है -3 प्लस में 10 इंटू D का वैल्यू। तो कह रहा है कि -1/2 में से हम -3 को घटा देंगे तो -1/2 प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये उल्टा घटेगा, तो 3 में से हाफ गया तो कितना बचा, 2.5 बच गया। 2.5 को हम क्या बोलते हैं, 5/2। तो हम गुना करेंगे 5/2 से, इसमें हम गुना करेंगे 5/2 से, 2 से ये कट गया 5, तो हो गया -3 और प्लस में 25। 25 में से 3 गया तो कहाँ 22 दिख रहा है कहीं, तो 22 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम पद n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला होता है ऑप्शन
बी का फार्मूला जो है ना, धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि हम दो संख्या ले लिए, 1 और 2 या 3 ले लिए, चलिए इसका योगफल कितना होगा, 3 3 6 होगा। तो इस फार्मूला में रख के चेक कर दे रहे हैं, कह रहा है एन का वैल्यू हम 3 लिए हैं, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 3 लिख दिए और गुना में 3 प्लस में 1 लिख दिए और बाई में 2 लिख दिए, तो 3 हो गया, गुना में 4 हो गया, बाई 2 हो गया, 2 से कट गया, 2 हो गया, दोनों में गुना करेंगे तो 6 आ गया। तो यहाँ भी हमारा 6 आया, यहाँ भी हमारा 6 आया, तो इसलिए ये फार्मूला सही है। 18 नंबर, आकृति में ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी कौन है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल है, ये वाला लगेगा। एक समलंब ABCD में AB समांतर CD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है CD और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित नहीं लिखा हुआ है। AB बराबर 2CD है तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज हम खींच लेते हैं। ये दोनों रेखाएं जो है, ये दोनों भुजाएं जो है वो समांतर है। अब इसके विकर्ण जो है वो परस्पर O पे काटते हैं, तो ये वाला O है। अब कह रहा है कि AB जो है वो दुगना है CD का, CD ABCD हम लिख दिए ABCD, चलिए लिख दिए। AB जो है वो CD का दुगना है, CD कहाँ है, इसका दुगना है AB। अच्छा चलिए, तो कह रहा है कि त्रिभुज AOB यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है। तो ये जो त्रिभुज, जब ये इस भुजा का ये आधा है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज किसको पहले कह रहा है, AOB यानी इसको पहले कह रहा है, इसको बाद में कह रहा है। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो 1/2 त्रिभुज जो होगा वो 1/2 होगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही है। 20 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 और BC बराबर 24, तो कोण B का मान क्या होगा। अब इसमें देख लेंगे समकोण चेक, ये समकोण त्रिभुज है तो B का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें AC का सबसे बड़ी भुजा है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो ये दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। जब दोनों तरफ बराबर आएगा तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो ABC, B बीच में है, 90 डिग्री आएगा। Y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, ये देखिए Y अक्ष से कह रहा है कि बिंदु 3 और 5 की दूरी, Y अक्ष से दूरी पूछ रहा है यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका x का वैल्यू इसमें क्या है, 3 है। Y अक्ष, अगर x अक्ष से पूछेगा तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो सोचिए y का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 22 नंबर, दो बिंदु दिया हुआ मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला आप लोग जानते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस में y2 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा -10 प्लस में 6/2 और 6 प्लस माइनस से होगा 10/2, तो यहाँ हो जाएगा -4/2 और यहाँ पे हो जाएगा -4/2, तो दोनों हो जाएगा -2 और -2, -2 कहाँ लिखा हुआ है, डी में, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है। तो रखिए मान रख के देखते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
1/√3 और यहाँ 1 माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। ये वाला सेम टू सेम रख देंगे अभी, लेकिन इसका जब बट्टा के जोड़ घटाव बनाएंगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3 और 1 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम उल्टेंगे सिंगल बटा करने के लिए, तो 1/√3 गुना में 3/2। 1 3 में 2 को √3 होता है, तो इसको कटाएंगे तो 1 √3 बच गया। तो इसका आया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 24 नंबर कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये माइनस में रहेगा। फर्स्ट सेट में आप लोगों को बताया था कि अगर बट्टा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, लेकिन अपोजिट रहना चाहिए। कॉसेक सेक टैन कॉट ऐसे रहना चाहिए, साइन कॉस तब, और ये दोनों का प्लस 90 डिग्री होना चाहिए। तो 0 आएगा इसका। माइनस में रहेगा तो 0, बाई में रहेगा तो 1। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो साइन बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो हमारा लंब और कर्ण पता है, तो हमारा आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कर्ण पे स्क्वायर और घटाव में लंब पे स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया? 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 हो गया, 4। तो हमारा क्या आया? आधार 4 आ गया। तो कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, यानी 4/5 कहीं लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन जो सेट 1 में था। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे है। ये वाला 15 मीटर 15 दे दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, और मीनार के शिखर का उनका, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला पूछ रहा है। तो वही जहाँ से देखने पर ये लंब होगा, ये आधार होगा। लंब आधार किस में आता है? टैन में। तो लिखेंगे कि टैन 60 डिग्री इक्वल टू लंब, यानी कि हम उसको एच मान लेते हैं बाई 15। तो टैन 60 डिग्री बराबर होता है √3 और बराबर h/15। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 15√3 आएगा। 15√3 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। ये सही हो गया। 27 नंबर त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB AC का वैल्यू दिया है, तो कोण BAC का मान सेम वही सेट 1 वाला क्वेश्चन है। तो आपको एक समकोण बना लेना है। इसमें बी समकोण है, यानी बी यहाँ पे होगा, तो ए यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। AB का वैल्यू दिया हुआ है 3√3, इसका वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो कह रहा है कि BAC का वैल्यू यहाँ से देखने पर सेट 1 वाला क्वेश्चन ये है ये। तो यहाँ भी ये हो गया। यहाँ से देखने पर ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार कर्ण किस में होता है? किस थीटा में होता है? आधार कर्ण कॉस में होता है। तो लिखेंगे कि कॉस इक्वल टू आधार कर्ण, यानी कि आधार ये वाला ऊपर रहेगा और कर्ण ये नीचे रहेगा। 3 से 6 कटा दिए, 2 हो गया, √3/2। तो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो 30 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये तो cos 30 डिग्री आपका सही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 28 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है? तो स्पर्श रेखा जब भी होगा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 29 नंबर, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई। अब देखिए इसमें समझिए क्या कर रहा है। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो इसका हम बना लेते हैं पहले एक फिगर। ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या है इसका। एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खिंचाया, तो Q जो होगा यहाँ होगा कहीं पे, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ मिला दिए हम, तो यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे हम O मान लेते हैं, तो P हो गया यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा है कि OQ बराबर 12, OQ यानी कि ये 12 दिया हुआ है, और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ कौन, ये वाला पूछ रहा है। तो ये पता है हमको, ये पता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है, आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण पे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कर्ण कौन सा है 12 पे स्क्वायर कर देंगे, और जो त्रिज्या है वो आधार है, तो आधार पे स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो 144 घटाओ में 25, और 144 में से 25 14 में 5 गया 9, और ये 3 में से 2 गया 1, और 1 ये रूट से नहीं निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, तो √119 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं और POQ 80 डिग्री, तो बस वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है PT। इसका भी एक फिगर हम लोग बना ले रहे हैं। सेट 1 में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिला था। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो कह रहा है कि PT O केंद्र है इसका। अब कह रहा है कि PT और TQ, T यहाँ पे होगा, कह रहा है कि ये है P और एक है ये Q, और पूछ दिया हुआ है कि यहाँ जो है 80 डिग्री है, तो PTQ, PTQ, POQ दिया हुआ है, POQ दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 80। तो जब ये वाला 80 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 100 हुआ। तो PTQ का वैल्यू 100 होगा। 100 कहीं दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका सही होगा। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला है θ/360 गुना πr²। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस तैयारी करते रहिए आप लोग। थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 60 है, तो यहाँ पे हम 60 रखेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ 1/6 आ गया। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का वैल्यू 14 को 2 बार लिखेंगे हम, तो कटेगा नहीं। ये 3 हो गया और ये हो गया 2, 7 ये 7 और ये 7 कट गया। अब ऊपर बच गया हमारा क्या, 22, 14 और नीचे 3, तो 22 और 14 हमें गुना करेंगे तो आएगा 308/3। तो कहाँ है 308/3, ये आपका सही है। यदि एक 32 नंबर में, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो इसका भी लिख लेंगे। यहाँ एक तरफ परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे और एक तरफ क्षेत्रफल। तक परिमाप बराबर होता है 2πr, और इधर बराबर में लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। तो पाई कट गया, इधर का एक r और इधर का एक r कट गया, एक r बच गया, तो r = 2, r = 2 लिखा हुआ है, 2 मात्रक कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। अब 33 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर त्रिज्या जो है बड़ा आर है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला होता है
1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 हो गया, पाई हो गया, आर बड़ा है तो ये हो गया, ये कहीं लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमको दिख रहा है, ये वाला हो गया, ऑप्शन सी आपका सही है। कह रहा है 34 में कह रहा है कि 34 में कह रहा है कि आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं, हाँ ये वाला दिख रहा है, ये वाला है पाई आर स्क्वायर एच, एच ऊंचाई वाला बेलन है, ठीक है यही होगा। तो 34 का ए आपका सब ऑप्शन जो है ये फार्मूला है, बस इसमें कुछ बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। अब 35 नंबर, 14 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका त्रिज्या है 3 गुना 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, अब तो नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 8, इसमें कहीं नहीं है हमको, तो इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही होगा। कह रहा है कि 36 नंबर, किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आयतन का फार्मूला होता है एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 37 नंबर, यदि किसी x 3 4 5 का माध्य 5 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करते, कै ठो है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4, 4 ठो है, तो इसको लिखेंगे x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5/4 बराबर में 5, ये दोनों में गुना हो गया और ये तीनों को प्लस कर देंगे, तो होगा x प्लस में 4 3 7 5 12, और इसमें गुना करेंगे तो 20, अब 12 को उधर 20 में से घटा देंगे तो 8 आएगा, तो 8 इसका कहाँ लिखा हुआ है, x का वैल्यू 8। 38 नंबर, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और संचयी भरमवर्ता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं, क्या कहते हैं, संचयी भरमवर्ता और उच्च सीमा, तो बड़ा लेकर खींचेंगे तो वो कम प्रकार का त्वरण होता है, ये त्वरण में आता है। कम प्रकार का त्वरण कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। ज़्यादा वाला लेके चलेंगे तो कम प्रकार का, और कम वाला ज़्यादा तो कम अधिक प्रकार का त्वरण में कम वाला भरमवर्ता लेके चलेंगे। वर्ग अंतराल की जो होती है ना निम्न सीमा, उसको लेके चलते हैं, और अधिक सीमा लेके चलेंगे ना तो वो कम प्रकार का त्वरण होता है। तो चलिए 39 में घटना ई की प्रयोक्ता प्लस में घटना ई नहीं की प्रयोक्ता होगी, दोनों का प्लस 1 होता है, ये वाला होगा, तो ऑप्शन बी सही है 39 का। 40 में देख लीजिए, कह रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयोक्ता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या होता है, इसमें 4 परिणाम होते हैं, एक होता है हेड, हेड आ जाएगा, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, दोनों में टेल आ सकता है, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आ सकता है, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आ सकता है। तो कह रहा है कम से कम एक हेड, तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें भी एक हेड आ सकता है, तो ये हमारा परिणाम हो गया अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। 3/4 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो है ये वाला वो आपका सही है। तो और भी सेट के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, और
ये जो है वीडियो, इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छी तरीक़े से देखिए। अब क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आने वाला है, दो चार क्वेश्चन तो वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस हो ही जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं, मैथ आसानी से निकल जाएगा आप लोग का। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी तो हम भी लड़ेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।